आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है मैथ बाई चंदन शर्मा। आज का जो पेपर है वो आरआरबी ग्रुप डी का पेपर है, जो कि 1 सितंबर 2022 को ये पेपर हुआ है। थर्ड शिफ्ट का ये पेपर है। तो इसमें क्वांट के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको मैं एक एक करके इस वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं। इसके पहले के जितने शिफ्टों में पेपर हुए हैं उन सभी के सॉल्यूशन मैंने चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आपने ग्रुप डी का फॉर्म भरा है तो ये सभी वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। इससे आपकी एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए लगाना मस्ट होता है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। वीडियो स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक नियमित बहुभुज का वाय कोण अगर 40 अंश का है तो नियमित बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो किसी भी बहुभुज में भुजाओं की संख्या n के लिए फार्मूला होता है कि 360 और डिवाइडेड बाई वाय कोण। तो वाय कोण के माप 40 अंश है, तो बस 40 से भाग कर दीजिए तो 0 से 0 कट जाएगा। 4 से कट करूँगा तो 4 9 36। तो भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0 है तो आपसे पूछ रहा है कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना होगा। ठीक है, तो अगर मैं इस द्विघात समीकरण को देखूं कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0, तो अगर मैं इसका गुणनखंड निकालूं तो साफ साफ दिख रहा है कि ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूँ तो x की वैल्यू 2 निकल के आ जाएगी। और जैसे ही x की वैल्यू 2 निकल के आ जाएगी, जो आपसे पूछ रहा है उसमें रख दीजिए। तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 1/2 हो जाएगा, प्लस 1/4 हो जाएगा। 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 को लिख सकता हूँ, 2/4 लिख सकता हूँ, और 1/4 में जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। 3/4 की फ्रैक्शन वैल्यू 0.75 होती है। तो 12 में 0.75 जोड़ दूंगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 12.75 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का अनुपात अगर 4:3 है और उनके लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम और महत्तम समापवर्त का गुणनफल 432 है तो एलसीएम और एचसीएफ के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। तो मैं मान लेता हूं कि अनुपातिक संबंध अगर x है तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, जिसका गुणनफल 432 दिया है। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकाल देता हूँ तो ये 4 से कट करूँगा तो 1 हो जाएगा, 0 8 बार चला जाएगा। 3 से कट करूँगा तो 3 3 9 1 18 6 बार चला जाएगा। यानी यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू 36 हो जाएगी, तो x की वैल्यू 6 निकल के आ जाएगी। और जैसे ही x की वैल्यू 6 निकल के आ गई तो संख्या क्या हो जाएगी, तो 6 × 4 हो जाएगी, और दूसरी संख्या 6 × 3 हो जाएगी। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 6 × 4 × 3 इनका एलसीएम हो जाएगा। और एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो दोनों में 6 दिख रहा है तो एचसीएफ 6 हो जाएगा। तो इसका व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, तो 1/6 × 4 × 3 हो जाएगा और प्लस 1/6 हो जाएगा। इसी की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 6 × 4 × 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। और अगर 6 से भाग करूँगा तो 4 3 12 बार चला जाएगा, तो 12 में 1 जोड़ूंगा तो 13 हो जाएगा। और नीचे कितना हो जाएगा, तो 4 3 12 6 के 72 हो जाएगा। तो 13/72 इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 36,000 की राशि को एक निश्चित दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। 6 वर्षों के बाद यह राशि स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। तो उसी ब्याज दर पर 18 वर्षों के बाद यह राशि कितनी हो जाएगी। तो चक्रवृद्धि ब्याज में जो पैसा होता है वो हमेशा जीपी में बढ़ता है, यानी कि गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ता है। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि अगर मूलधन अगर आपका 1 है तो 6 वर्षों में कितनी हो जाएगी, तो 3 गुनी यानी कि 3 हो जाएगी। तो अगले 6 वर्षों में ये इसकी 3 गुनी यानी कि 3 का 3 गुना 9 हो जाएगा। और अगले 6 वर्षों में इस 9 का 3 गुना यानी कि 27 हो जाएगा। तो आपसे 18 वर्षों बाद पूछ रहा है, तो अगर राशि 1 है तो 18 वर्षों बाद कितनी हो जाएगी, 27 हो जाएगी। और इसी 1 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया कितना है, तो 36,000 दिया है। तो 27 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो 36,000 में मैं क्या करूँगा, 27 का गुणा कर दूंगा तो यही मेरा आंसर हो जाएगा।
तो या तो आप इसका गुणा कर लीजिए, या मुझे दिख रहा है कि 27 में एक 9 का फैक्टर दिख रहा है, यानी कि जो भी आपका आंसर होगा वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो चेक कर लेता हूँ। तो 7 2 9 1, ये आपका 9 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये आंसर नहीं होगा। 7 2 9 8 बज जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। 7 2 9 7 बज जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। 7 2 9 9, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 9 से विभाजित है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित तालिका ABCD द्वारा 4 विषयों अर्थात गणित, हिंदी, अंग्रेजी और विज्ञान में प्राप्त अंकों को दर्शाया गया है। दिए गए जो अंक है वो 100 में से हैं। तालिका का अध्ययन करना है और जो प्रश्न पूछे गए उनका उत्तर देना है। क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है कि ए द्वारा गणित और हिंदी में प्राप्त अंक, तो ए आपका ये रहा, गणित और हिंदी में ये अंक है, तो जोड़ लेता हूँ मैं। तो 6 4 10 हो जाएगा और 9 दूना का 18, यानी कि 180 हो जाएगा। और सी द्वारा विज्ञान और हिंदी में, तो सी आपका ये रहा, विज्ञान में 66 और हिंदी में 74 पाया है, तो जोड़ लूँगा। तो 6 4 10 हो जाएगा, 7 दूना का 14, यानी कि 140 हो जाएगा। अंकों के योग का अनुपात कितना होगा, यानी कि इन दोनों का अनुपात आपसे पूछ रहा है, तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कट करूँगा तो 7 बार, और इसको कट करूँगा तो 9 बार, तो 9:7 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा समीकरण 6x² + x - 15 = 0 के मूल हैं, जहाँ पे अल्फा की वैल्यू बीटा से अगर बड़ी है तो अल्फा माइनस बीटा का मान कितना होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर देता हूँ मैं। तो द्विघात समीकरण को सॉल्व करने की ट्रिक मैं बता चुका हूँ, इसी चैनल पे आपको द्विघात समीकरण से रिलेटेड एक वीडियो है। अगर उस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो आपको द्विघात समीकरण में कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उसको मैंने 0 से एकदम एडवांस लेवल तक जिस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड करके वो वीडियो बनाई है। तो ज़रूर आप उसको जाके चेक करिए। तो देखिए, इसको सॉल्व करने की ट्रिक मैंने बताया है। यहाँ पे डायरेक्ट मैं करूँगा तो 15 6 का 90 हो जाएगा, तो 10 और 9 हो जाएगा। तो चूंकि x की वैल्यू प्लस में है तो 10 को प्लस में लूँगा, 9 को माइनस में लूँगा। तो चूंकि ये बराबर के उधर है, बराबर को उधर जाएगा, तो प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और लास्ट स्टेप क्या करते हैं, तो जो x² का कोफिशिएंट होता है उससे भाग दे देते हैं, तो ये डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। अब इसमें ये वाली वैल्यू क्या है, दूसरी वाली वैल्यू से बड़ी है, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, और ये बीटा हो जाएगा। तो अल्फा माइनस बीटा निकालना है तो 9/6 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ब्रैकेट में -10/6 हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 में 9 जोड़ेंगे तो 19/6 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए की वर्तमान आयु का 2 गुना और बी की वर्तमान आयु का 3 गुना का योग जो है वो 106 वर्ष है। तो जैसा बोल रहा है क्वेश्चन वैसा लिख देता हूँ मैं कि ए की आयु का 2 गुना, बी की आयु का 3 गुना, अगर इनको जोड़ता हूँ तो 106 के क्या है, बराबर है। आगे कह रहा है कि बी की वर्तमान आयु का 4 गुना है, यानी कि 4b जो है वो ए की वर्तमान आयु के 3 गुने से 11 वर्ष अधिक है। यानी कि ए की वर्तमान आयु का अगर 3 गुना कर दे देता हूँ तो इससे 11 वर्ष अधिक है। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि 4 वर्ष बाद ए और बी की आयु का योग कितना होगा, यानी कि a + b + 8, यानी कि दोनों में 4 4 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। इसी का मान आपसे पूछ रहा है। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू मैं निकाल देता हूँ, फिर इसमें रख देंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ से अगर मैं बी की वैल्यू निकालता हूँ तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 4 से भाग कर दूंगा तो 3a + 11 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। तो 3b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 3 का गुणा कर लूँगा, तो 3 × 9a हो जाएगा, प्लस 11 × 33 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। यहाँ पे 3b की वैल्यू रख दूंगा, तो 4 गुना के कितना हो जाएगा, ये 8a हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, तो 9a हो जाएगा, और प्लस 33 हो जाएगा, और इस 4 का इधर गुणा हो जाएगा, तो 400 कितना हो जाएगा, 6 चौको 24 हो जाएगा, 9 8 17 ए हो जाएगा। इसके वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो 33 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 4 में से 3 जाएगा 1 हो जाएगा, 12 में से 3 जाएगा 9 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर ए की वैल्यू निकालता हूँ तो 17 दूना के 34 हो जाएगा, 17 से भाग कर देता हूँ तो 34 5 51 हो जाएगा, 17 3 51, यानी कि ए की वैल्यू 23 निकल के आ गई। और जैसे ही ए की वैल्यू 23 निकल के आ गई, आप किसी भी इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में रख के आप बी की वैल्यू निकाल दीजिए। तो 23 × 69 हो जाएगा, 69 में 11 जोड़ूंगा तो 80 हो जाएगा, तो 80/4 कर दूंगा तो बी की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो 20 निकल के आ जाएगी। तो बस इसमें रख दीजिए, तो ए की वैल्यू 23 हो जाएगी, बी की वैल्यू 20 हो जाएगी,
और प्लस 8 हो जाएगा। जोड़ देंगे तो 20 और 8 28 हो जाएगा। 28 में 23 जोड़ेंगे तो 51 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 280 मीटर लंबी ट्रेन 8 किलोमीटर प्रति घंटा समान दिशा की गति से चल रहे एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार कर जाती है। यह ट्रेन 37 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में चल रही 380 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन को पूरी तरीके से पार करने में कितना समय लेगी। तो देखिए, ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो 280 है। तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशा में चल रहा है। तो अगर मैं ट्रेन की स्पीड को अगर x किलोमीटर प्रति घंटा मान रहा हूँ तो नेट स्पीड क्या हो जाएगी, तो x - 8 हो जाएगी। और इस स्पीड से 16 सेकेंड में ये इसको पार कर दे रहा है। तो 16 सेकेंड यानी कि अगर इसमें डिवाइडेड बाई 16 करूँगा तो ये इनकी नेट स्पीड के बराबर हो जाएगा। चूँकि ये मीटर प्रति सेकेंड में है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो 18/5 से क्या कर दूंगा, मैं गुणा कर दूंगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो सॉल्व कर लेता हूँ मैं इसको। तो इसको कट करूँगा तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा, 3 30 6 बार चला जाएगा, 8 × 2 = 16 और 8 × 7 = 56 हो जाएगा। 2 से कट करूँगा तो ये 9 बार चला जाएगा, तो 9 × 7 = 63 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो 8 × 3 = 11 यानी कि 71 किलोमीटर प्रति घंटा क्या निकल के आ जाएगी, तो x की स्पीड निकल के आ जाएगी, यानी कि ट्रेन A की स्पीड निकल के आ गई। अब दूसरी कंडीशन में क्या कर रहा है कि जो दूसरी ट्रेन है उसकी स्पीड है 37 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नेट स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत चल रही हैं। तो 71 में 37 जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, 7 × 3 = 10 यानी कि 108 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और इस स्पीड से कह रहा है कि कितने समय में, यानी कि अगर मैं मान लेता हूँ कि समय t लग रहा है तो कितनी दूरी तय करेगा इस बार। तो 280 पहली वाली ट्रेन की लंबाई है, दूसरी ट्रेन की लंबाई 380 है। तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, तो 0 8 और 16 को 6 हो जाएगा, 3 2 5 1 6 यानी कि 660 क्या हो जाएगी, टोटल दूरी हो जाएगी। बस यहाँ से वैल्यू निकाल देता हूँ मैं। तो 108 किलोमीटर प्रति घंटा में इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए मुझे 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। तो सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो 660 × 18 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, तो 5 × 108 हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई कर दूंगा तो 18 × 6 = 108 हो जाएगा। 6 से कट कर देता हूँ तो ये 1 1 0 हो जाएगा। 5 से कट करूँगा तो 5 दूना के 10 हो जाएगा, 1 10 5 दूना के 10 यानी कि 22 सेकेंड बाद क्या हो जाएगा, एक दूसरे को पार कर जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। तो सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो देखिए 23 का स्क्वायर होता है 529, तो कट करेंगे तो ये 23 बार चला जाएगा। तो 23 × 61 हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा, तो 1403 हो जाएगा। अगर हम लास्ट डिजिट से भी देखें तो 3 × 3 हो जाएगा। इसके लास्ट में 3 है तो 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बाकी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 23 का में 23 हो जाएगा, 2 कैरी हो जाएगा और 23 × 69, 69 दूना के कितना हो जाएगा, तो 7 दूना के 40, 140 यानी कि 138 हो जाएगा। 138 और 2 कितना हो जाएगा, तो 140 हो जाएगा। और यही वाली वैल्यू माइनस में आपको दिया है तो कट के क्या हो जाएगा, 0 इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार निश्चित दूरी 36 मील प्रति घंटा की गति से 2 से 1/4 घंटे में तय करती है और अन्य दूरी 56 मील प्रति घंटा की चाल से 1 से 3/4 घंटे में तय करती है। तो कार द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी हो जाएगी। तो पहले वाले कंडीशन में दूरी कितनी हो जाएगी, तो 36 × 4 दूना के 8 एक 9/4 हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा, तो 56 × 4 × 4 और 3 7/4 हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर देता हूँ तो 4 9 36 हो जाएगा और 4 से कट कर देता हूँ तो 14 चौको 56 हो जाएगा। तो यहाँ से 9 में 9 का गुणा करूँगा तो 81 हो जाएगा और 14 में 7 का गुणा करूँगा तो 14 7 98 हो जाएगा। जोड़ दूंगा तो 8 और 1 9 हो जाएगा, 9 और 8 17 हो जाएगा यानी कि 179 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 15 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 41 सेंटीमीटर हैं। 28 सेंटीमीटर लंबाई वाली भुजा के संगत से इस लंब की लंबाई कितनी होगी। तो मैं आपको चित्र से समझा देता हूँ कि मान लीजिए आपका त्रिभुज है और इसकी लेंथ अगर 28 है तो यहाँ से अगर लंब डाला जाए
तो इस लंब की लंबाई कितनी हो जाएगी। अगर इसको मैं 15 मान लेता हूँ, इसको 41 में मान लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं h मानता हूँ, इसी h की वैल्यू आपको निकालनी है। तो सिंपल सा मैं क्या करूँगा कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है उसी से मैं निकाल देता हूँ। तो हीरोन सूत्र होता है, तो हीरोन सूत्र बराबर क्या होता है, तो रूट में s ब्रैकेट में s माइनस ए हो जाएगा, इंटू s माइनस बी हो जाएगा, और इंटू s माइनस सी हो जाएगा, ठीक है। और s क्या होता है, तो अर्ध परिमाप होता है। तो s बराबर अगर निकालूं तो इन तीनों को जोड़ देता हूं, तो 15, 41 और 28। तो 15 में 41 जोड़ूंगा तो 56 हो जाएगा, 28 में 56 जोड़ दूंगा तो 8 6 14 हो जाएगा, 5 2 7 1 8 यानी कि 84 हो जाएगा। तो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 84/2 हो जाएगी। तो भाग दूंगा तो 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 दूनी के 4 यानी कि 42 हो जाएगी। बस वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 42 इंटू 42 में से 41 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, 42 में से 28 घटाएंगे तो 14 हो जाएगा, और 42 में से 15 घटाएंगे तो 5 10 15 10 25 और 2 27 हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो देखिए इस 42 को मैं क्या ले सकता हूँ, तो 14 3 42 यानी कि 14 इंटू 3 लिख सकता हूँ, इंटू 14 और इंटू 27 हो जाएगा। तो बाहर रूट लेंगे तो 14 निकल के आ जाएगा, 27 से 81 रूट लेंगे तो 9 हो जाएगा। तो 14 इंटू 9 क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। और ये बराबर किसके हो जाएगा, तो 1/2। आधार क्या है, तो 28 है, और इंटू ऊंचाई h के बराबर है, इसी h की वैल्यू निकालनी है। तो 2 से कट करूंगा तो ये 14 बार चला जाएगा, 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा, तो h की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 9 निकल के आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0 तो इसके कितने मूल होंगे। तो चूंकि ये एक द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण यानी कि जितने मैक्सिमम घात होता है उतने मूल होते हैं। तो मैक्सिमम घात 2 है, द्विघात समीकरण है, 2 घात मैक्सिमम है, तो इसका मूल भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित को सरल कीजिए। तो देखिए ऊपर जो दशमलव है वो 2 स्थान पे है, नीचे दशमलव 3 स्थान पे है। तो अगर मैं ऊपर को 1 मानता हूँ तो नीचे कितना हो जाएगा, तो 0.1 हो जाएगा। इस दशमलव को हटाने के लिए मुझे ऊपर और नीचे 10 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऊपर कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो चूंकि सब में स्क्वायर है तो इस 10 का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी 300 किलोमीटर, 225 किलोमीटर और 375 किलोमीटर की दूरी क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है तो x का मान कितना होगा। तो औसत गति बराबर होता है कुल दूरी, यानी कि कुल दूरी कितना है, तो 300 प्लस 225 प्लस 375 और डिवाइडेड बाई कुल दूरी तय करने में लगा समय। तो 300 को 15 के हिसाब से अगर तय कर रहा है तो 15 दूना के 30 यानी कि 20 घंटे लगेगा, प्लस 225 को x के हिसाब से तय कर रहा है तो इतने घंटे लगेगा, प्लस 375 को 30 के हिसाब से तय कर रहा है तो 375 और बटा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व करके हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो अगर इस ऊपर वाली वैल्यू को जोड़ देता हूँ तो देखिए 75 और 25 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 और 2 6, 6 और 3 900 हो जाएगा। तो यहाँ से 0 से आपका 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से कट करूँगा तो ये 45 बार चला जाएगा। तो इधर इसका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 225 बटा x हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, तो 375 और डिवाइडेड बाई 30 बराबर किसका हो जाएगा, तो 45 की। ये जब 20 उधर जाएगा तो घट जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट 225 बटा x लिखता हूँ तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 25 हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा, तो 375 और बटा 30 हो जाएगा। इस 30 का 25 में गुणा करेंगे तो 25 या 75 यानी कि 750 हो जाएगा। इस 750 में से 375 माइनस हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 30 हो जाएगा। तो माइनस करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 14 में से 7 जाएगा 7 हो जाएगा, 6 में से 3 जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि 375 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये बराबर किसके हो जाएगा, तो 225 और डिवाइडेड बाई x के हो जाएगा। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो 25 से कट करूँगा तो 9 बार चला जाएगा, 25 से कम में 25 हो जाएगा, 5 7 5 12 125 हो जाएगा, 25 पचे 125 हो जाएगा, 15 दूना के 30 हो जाएगा। इस 2 का 9 में गुणा करेंगे तो x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी,
18 निकल के आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार 25 रुपये, 40 रुपये और 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से सेब खरीदता है। वह सेबों को क्रमशः 2:4:9 के अनुपात में वजन के हिसाब से लेता है और 30% लाभ पर बेचता है। वह प्रति किलोग्राम सेब को लगभग किस कीमत पर बेचता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बस वेटेज एवरेज का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो 50, 40 और 30 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीद रहा है 2:4:9 में। ठीक है, तो मैं इन सब का एवरेज मान लेता हूँ कि 40 है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 अधिक है कितने पे? 2 पे, तो 10 दूना के 20 अधिक हो जाएगा। यहाँ पे 10 की कमी है कितने पे? तो 9 पे, तो 90 की कमी हो जाएगी। तो टोटल मैं देख रहा हूँ कि 70 की कमी हो रही है कितने पे? तो 9 4 13 और 2 15 पे 70 की कमी हो रही है। यानी कि जो हमने औसत 40 माना था वो 40 ना होके इससे 70/15 कम हो जाएगा। तो घटा दूंगा तो 15 चौको 60 यानी कि 600 हो जाएगा, और -70 और डिवाइडेड बाई 15 हो जाएगा। घटाऊंगा तो 530 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 15 हो जाएगा। यानी ये क्या निकल के आ जाएगा? उसका सीपी निकल के आ जाएगा। और 30% के लाभ पे बेचता है, यानी कि इसका क्या मैं निकाल दूंगा? तो 130/100 निकाल दूंगा। यही वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो देखिए 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, और अगर 53 में 13 का गुणा करूंगा तो 13 39 को 9 हो जाएगा, और 13 पचे 65, 65 और 3 कितना हो जाएगा? तो 68 हो जाएगा। बस इसमें 15 से भाग कर दीजिए। तो देखिए 15 चौको 60 हो जाएगा, 8 89 हो जाएगा, और 15 छः का 90 यानी कि 5 बच जाएगा। तो 45.9 समथिंग करके आएगा, और 45.9 ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक टैंक से 4 पाइप जुड़े हुए हैं। 2 पाइप टैंक को भरते हैं और बाकी 2 पाइप पानी को एक टैंक में स्थानांतरित करते हैं। पहले 2 पाइप अकेले खोले जाने पर टैंक को क्रमशः 40 सेकंड और 80 सेकंड में भर देते हैं, जबकि अंतिम 2 पाइप अकेले खोले जाने पर टैंक को क्रमशः 80 सेकंड और 160 सेकंड में खाली कर सकते हैं। यदि सभी पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? तो अगर मैं क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो देखिए ये 80 सेकंड में भर रहा है और ये 80 सेकंड में खाली कर रहा है, तो ये तो कट के 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एक जो है वो 40 सेकंड में भर रहा है और दूसरा जो है वो 160 सेकंड में खाली कर दे रहा है। तो कह रहा है कि अगर इन दोनों को खोल दिया जाए तो कितना समय लगेगा? तो यहाँ से इन दोनों कैल्शियम हो जाएगा 160, 40 से भाग करूंगा तो कितनी बार चला जाएगा? 4 बार, और 160 से भाग करूंगा तो 1 बार। तो इन दोनों की एक साथ एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? तो चूंकि ये खाली करने वाली पाइप है तो ये माइनस हो जाएगा, तो 4 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 3। टोटल क्षमता 160 है, 3 एफिशिएंसी से भरने में कितना समय लगेगा? तो 3 पचे 15, 1 10 हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9 यानी कि 53.33 सेकेंड आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 धनात्मक संख्याओं का योग अगर 45 है और उनका अंतर अगर 19 है तो संख्याएं क्या होगी? तो एक तरीका ये है कि x + y बराबर 45 कर दीजिए और x - y बराबर 19 कर दीजिए। तो एक बार जोड़ लीजिए, एक बार घटा लीजिए। तो जोड़ेंगे तो 2x इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? तो 9 5 14 को 4, 4 1 5 और 1 6। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? 32 निकल के आ जाएगी। और एक बार घटा दीजिए तो 2y की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो 45 में से 19 घटाएंगे तो 15 में से 9 जाएगा 6 हो जाएगा, और 3 में से 1 जाएगा 2 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? 13 निकल के आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? तो 2 में दिया। तो ये तो बेसिक तरीका है, पर इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट ऑप्शन से देखेंगे कि किन का अंतर 19 हो रहा है। तो 25 और 20 इसका अंतर 19 नहीं हो रहा, तो ये आंसर नहीं होगा। 30 और 15 इसका अंतर 19 नहीं हो रहा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। और 31 और 15 इसका भी अंतर 19 नहीं हो रहा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कृष्णा के पास 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं, जो कि 1/4 अनुपात 1/2 अनुपात 1/2 के अनुपात में है। यदि 25 पैसे के सिक्कों की जो संख्या है वो 100 है, तो कृष्णा के पास कुल कितने राशि हैं? तो देखिए यहाँ से मैं देखूँ तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 1/2 है। तो इस 1/2 की वैल्यू अगर 100 है तो यहाँ पे भी इस 1/2 की वैल्यू 100 हो जाएगी, और इस 1/4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 50 हो जाएगी। तो 1 रुपया लिख दे रहा हूँ मैं, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा, इसके सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी?
तो ये हो जाएगा 100 हो जाएगा, इसका भी 100 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा तो 50 हो जाएगा। तो देखिए 1 रुपये के 50 सिक्के हैं तो कीमत कितनी हो जाएगी तो 50 हो जाएगी, प्लस 50 पैसे के अगर 100 सिक्के हैं तो कीमत कितनी हो जाएगी तो आधी यानी कि 50 हो जाएगी, और प्लस 25 पैसे के अगर 100 सिक्के हैं तो इसकी कीमत कितनी हो जाएगी तो 25 रुपया हो जाएगी। तो जोड़ दूंगा तो 50 50 100 प्लस 25 यानी कि 125 क्या हो जाएगी रुपये में इनकी कीमत हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार के पास निम्न 3 योजनाएं हैं। पहली योजना है 30% और 35% की 2 क्रमागत छूट देता है, 6 खरीदे 4 मुफ्त पाएं, 5 खरीदे 6 मुफ्त पाएं, तो किस योजना में अधिकतम छूट प्रतिशत है। तो पहली का निकाल देता हूँ सक्सेसिव डिस्काउंट वाले फार्मूले से। तो 30 और 35 कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा तो 30 इंटू 35 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 5 तें 15 को 5 हो जाएगा, 3 तें 9 1 10 हो जाएगा, एक स्थान पर दशमलव हो जाएगा यानी कि 10.5 हो जाएगा। 65 में से घटा दूंगा तो 65 में से अगर मैं 10 घटाता हूँ तो ये कितना हो जाएगा तो 55 हो जाएगा। 55 में से अगर 0.5 घटाऊंगा तो 54.5 क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू हो जाएगी। दूसरा अगर मैं देखता हूँ तो 4 मुफ्त पाए, टोटल उसकी जेब से 10 जा रहा है, प्रतिशत पूछ रहा है तो 100 से गुणा कर दूंगा तो ये हो जाएगा 40%। तो चूंकि ये तो कम है तो ये आंसर तो होगा नहीं। इसको देख लेता हूँ तो देखिए 6 मुफ्त है, टोटल उसकी जेब से 6 5 11 जाए, प्रतिशत पूछ रहा है तो 100 से गुणा कर दूंगा तो ये हो जाएगा 600 और बटा 11 हो जाएगा। भाग दूंगा तो 11 पचे 55 हो जाएगा, 5 50 हो जाएगा, 11 चौक 44 हो जाएगा, 6 60 हो जाएगा, 11 पचे 55 हो जाएगा और 5 50 हो जाएगा, इनकी 5 4 5 4 करके आएगा। और ये है 54.50 है और ये 54.54 है। तो ये वाली वैल्यू क्या है ऊपर वाली वैल्यू से बड़ी है, तो जो मैक्सिमम जो छूट होगा वो इस तीसरे वाले ऑप्शन में होगा, तो केवल 3 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में ज्ञात कीजिए जिसकी समांतर भुजाओं की लंबाई 3 इकाई और 5 इकाई है तथा समांतर भुजाओं के बीच की न्यूनतम दूरी 6 इकाई है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब को इंग्लिश में ट्रेपेजियम बोलते हैं, इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। तो समांतर भुजाओं का योग कितना आ जाएगा तो 3 + 5 हो जाएगा और ऊंचाई 6 दिया तो इंटू 6 कर देंगे। तो 2 से कट करेंगे तो 3 बार चला जाएगा, 5 3 8 में 3 के गुणा करेंगे तो 24 क्या हो जाएगा इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC में DE जो है वो AC के समांतर है। तो मैं बना लेता हूँ कि मान लेता हूँ कि ये आपका त्रिभुज क्या है तो ABC है, तो A B और ये C है। तो जो DE है वो AC के समांतर है, तो ये D हो गया, ये E हो गया। दिया क्या है कि AB और BC पर बिंदु हैं E और D क्रमशः, बना लिया मैंने। यदि BD बराबर 4 सेंटीमीटर यानी कि ये अगर 4 सेंटीमीटर है और AD जो है ये आपका 2 कड़ी में 2 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज BDE यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इसका अनुपात क्या है तो इस समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल से अनुपात पूछ रहा है। तो ये ऊपर वाला जो त्रिभुज होगा और ये जो बड़ा वाला त्रिभुज होगा वो एक दूसरे के समरूप होंगे, क्योंकि ये कोण दोनों में कॉमन है। ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा और ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, तो तीनों कोण संगत, तीनों कोण के बराबर हो जाएंगे तो त्रिभुज क्या हो जाएगा समरूप हो जाएगा। जैसे ही समरूप हो जाएगा इनकी भुजाओं में समान अनुपात हो जाएगा, तो क्षेत्रफल यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो छोटे वाले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और बड़े का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा तो 4 + 2 कड़ी में 2 इसकी टोटल भुजा हो जाएगी। तो इसका क्षेत्रफल करेंगे तो स्क्वायर कर देंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 2 दूना के 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस 4 दूना के 8 दूना के 16 कड़ी में 2 क्या हो जाएगा ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो अगर इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो इस टोटल वाले क्षेत्रफल में से ये छोटा वाला क्षेत्रफल अगर घटा देंगे तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो घटाएंगे तो देखिए 16 से 16 कट जाएगा, तो 8 + 16 कड़ी में 2 हो जाएगा। इन दोनों में से अगर 8 कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा 1 + 2 कड़ी में 2 हो जाएगा, ठीक है। और इसका अनुपात किससे पूछना है तो छोटे वाले त्रिभुज से, तो जिसका क्षेत्रफल 16 है तो निकाल लीजिए, तो 8 दूना के 16 हो जाएगा यानी कि 2:1 + 2 कड़ी में 2 हो जाएगा। 2:1 + 2 कड़ी में 2 ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आने वाला निकटतम अनुमानित मान क्या होगा।
तो देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ 15 लिख सकता हूँ, प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ 11, प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ 13, माइनस कितना हो जाएगा, तो ये 13 हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा, और प्लस 25 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। तो 5 पचे 25 हो जाएगा, दोनों में 13 कॉमन लूँगा तो ये माइनस का 13 हो जाएगा, और 15 में 11 जोड़ूंगा तो 26 हो जाएगा। तो 26 माइनस 13 और प्लस 5 हो जाएगा, घटाऊंगा तो 13 हो जाएगा, 13 में 5 जोड़ूंगा तो 18 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि साइन बीटा प्लस कोसेक बीटा का होल स्क्वायर प्लस सेक बीटा माइनस कोसेक बीटा का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस टेन स्क्वायर बीटा प्लस कॉट स्क्वायर बीटा है तो ए का मान कितना होगा। तो देखिए पहले मैं लेफ्ट साइड वाली जो वैल्यू है इसको सॉल्व करता हूँ। तो देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ, होल स्क्वायर करूँगा तो साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा प्लस कोसेक स्क्वायर बीटा हो जाएगा, और प्लस 2ab करेंगे तो साइन और कोसेक का प्रोडक्ट 1 होता है तो ये 2 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर बीटा हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर बीटा हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। अब देखिए इस प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो 1 प्लस कोसेक स्क्वायर बीटा इसको क्या लिख सकता हूँ, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा लिख सकता हूँ, ठीक है। और इस सेक स्क्वायर बीटा को लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा लिख सकता हूँ। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 1 2 और ये 3 हो जाएगा, तो 3 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा और प्लस टेन स्क्वायर बीटा हो जाएगा। और अगर राइट साइड से कंपेयर करूं तो इस एक ही जगह पे क्या दिख रहा है, तो 3 ही दिख रहा है, तो 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए वृत्त आलेख का अध्ययन कीजिए और इसके बाद जो दिए गए प्रश्न हैं उनके उत्तर दीजिए। वृत्त आरेख आगरा जिले के विभिन्न कॉलेजों में नामांकित कानून के छात्रों का प्रतिशत दर्शाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ कह रहा है कि यदि जिले में कानून के छात्रों की कुल संख्या 23,786 है तो कॉलेज ए डी और जी में मिलाकर कितने लगभग छात्र पढ़ रहे हैं। तो ए आपका ये रहा, तो ए आपका ये रहा, डी आपका ये रहा, और जी आपका क्या रहा है, तो ये रहा 14। इन तीनों को मिलाएंगे तो 14 और 16 कितना हो जाएगा, 30 और 10 40, यानी कि 40% की वैल्यू आपको बतानी है। 100% की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया कितना है, तो ये दिया है 23,786 दिया है। तो यहाँ से अगर मैं 1 0 यहाँ से हटाता हूँ तो दशमलव इधर बढ़ जाएगा, तो 10% की वैल्यू ये हो जाएगी। तो 40% की वैल्यू निकालने के लिए इसमें 4 से गुणा कर दूंगा, तो इधर भी क्या करूँगा मैं 4 से गुणा कर दूंगा। तो 6 चौको 24 हो जाएगा, 8 चौको 32 और 2 34 हो जाएगा, 7 चौको 28, 28 और 3 31 हो जाएगा, 4 3 12, 12 और 3 15 को 5 हो जाएगा, और 4 दूना के 8 और 1 9 हो जाएगा, एक स्थान पर दशमलव हो जाएगा। तो 9,514.4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लगभग में बताना है तो लगभग में 9,514 ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 मेज और 3 कुर्सियों की कीमत 540 है, जबकि 2 मेज और 1 कुर्सी की कीमत 470 है, तो 5 कुर्सियों की कीमत कितनी होगी। तो देखिए 2 मेज और 3 कुर्सी इसकी कीमत कितनी है, तो 540 है, और 2 मेज और 1 कुर्सी की कीमत कितनी है, तो 470 है। तो अगर मैं घटा देता हूँ तो यहाँ से 2 कुर्सी इसकी कीमत कितनी हो जाएगी, तो 0, 14 में से 7 जाएगा 7 यानी 70 हो जाएगी। तो 1 कुर्सी की कीमत 35 हो जाएगी। तो आपसे 5 कुर्सी की पूछ रहा है तो 5 × 35 कर दीजिए। तो गुणा करूँगा तो 5 5 25, 5 3 15 और 2 17, यानी कि 175 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 9.6 अनुपाते 16.8 समानुपाते 18 अनुपाते x है तो x का मान कितना होगा। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, तो इसका इसमें गुणा होता है और इसका इसमें गुणा होता है। तो 9.6 × x ये बराबर किसके हो जाएगा, तो 16.8 और × 18 के बराबर हो जाएगा। चूँकि इधर भी दशमलव एक स्थान पर उधर भी एक स्थान पर, तो इसको हटा देता हूँ मैं। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ मैं, तो 4 से कट करूँगा तो 4 दूना के 8 हो जाएगा, 4 चौको 16 हो जाएगा, और 4 चौको 16 हो जाएगा, 4 दूना के 8 हो जाएगा। 6 से कट कर लेता हूँ तो 6 चौको 24 हो जाएगा, 6 7 42 हो जाएगा। 2 से कट कर लेता हूँ तो 2 बार चला जाएगा, 2 9 18, तो 9 7 63 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी,
तो 63/2 हो जाएगी। भाग करूँगा तो 2 3 6, 2 कम 2 यानी 31.5 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि समूहीकृत आंकड़ों के माध्यिका के लिए सही सूत्र कौन सा होता है। तो देखिए, माध्यिका के लिए फार्मूला क्या होता है ये मैं बता चुका हूँ कि L प्लस ब्रैकेट में होता है n/2 होता है माइनस CF कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी डिवाइडेड बाई F और इंटू H होता है। और ये किस में दिया है, तो ये आपको दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुलक के लिए फार्मूला क्या होता है, तो बहुलक के लिए फार्मूला होता है L प्लस ब्रैकेट में होता है F1 माइनस F0 होता है डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 और माइनस F2 होता है और इंटू कितना होता है, तो H होता है। तो ये माध्यिका का फार्मूला है और ये बहुलक का फार्मूला है। तो इस तरीके से आरआरबी ग्रुप डी का जो पेपर हुआ था 1 सितंबर 2022 को थर्ड शिफ्ट में, उसमें क्वांट के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए थे उनको मैंने इस वीडियो में एक एक करके सॉल्व करा दिया। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले पेपर में अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और बाय।